ईरान ने आज डोनाल्ड ट्रंप का एक और अल्टीमेटम ठुकराया और हार्मुज जलडमरू मध्य को फिर से पूरी तरह बंद कर अमेरिका को जवाबी अल्टीमेटम दिया। अमेरिकी सेना को क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़ना होगा। शनिवार शाम वॉशिंगटन ने आधिकारिक रूप से ईरान से हर्मुज जलडमरू मध्य खुले रखने और व्यापारिक जहाजों पर हमले न करने की सार्वजनिक गारंटी मांगी। ट्रंप की भाषा धमकी भरी थी, जैसे कि अगर तेहरान से ऐसी गारंटी नहीं मिली तो उद्धरण ये ईरान के लिए सबसे अच्छा दिन नहीं होगा। शनिवार बीत गया, ईरान ने जवाब तो दिया पर कोई गारंटी नहीं दी। ईरान ने हर्मुज जलडमरू मध्य में कंटेनर जहाज पर मिसाइल हमला किया और घोषणा की कि जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं रोकता। और ईरान ने यह कदम कुछ ही घंटों बाद उठाया जब ओमान ने नौवहन को पूरी तरह से खोलने की योजना पेश की थी। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सरेआम तमाचा था, जैसे समझौता हो गया लेकिन ईरान कहता है हमें इसकी परवाह नहीं। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि पिछले 24 घंटों में वास्तव में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम इतनी खुलकर क्यों असफल हुआ और अमेरिका के पास पूरी ताकत के बावजूद इसे समर्थन देने के लिए जरूरी गोला बारूद बस कम क्यों पड़ सकता है। क्योंकि असली सनसनी ईरान की हिम्मत में नहीं बल्कि ताजा विश्लेषण के आंकड़ों में है। और यह विश्लेषण कुछ ऐसा है, आधे CAT, लगभग आधे पैट्रियट और 1/3 टॉम हॉक पहले ही खर्च हो चुके हैं और इसे फिर से बहाल करने में सालों लगेंगे, जबकि लड़ाई तो अभी करनी है। मेरा नाम अलेक्सी पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सदस्यता के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो चलिए सब कुछ क्रम से समझते हैं। शनिवार को अमेरिका ने सीधे चैनलों और मध्यस्थों के जरिए तेहरान से मांग की कि शनिवार 11 जुलाई तक सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करे कि हार्मुज जलडमरू मध्य सभी के लिए खुला है और वादा करें कि वे वाणिज्यिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद कर देंगे। लेकिन इसके बजाय ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की मिसाइल ने हार्मुज जलडमरू मध्य में ही साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज गैलेक्सी को जा मारा। अमेरिका की सेंटर कमांड के अनुसार जहाज के इंजन रूम को गंभीर नुकसान हुआ, जहाज पर आग लग गई और नागरिक क्रू के एक सदस्य के लापता होने की सूचना है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तुरंत कहा कि कई जहाज विदेशी लोगों के उकसावे पर तेहरान के अनुमोदित मार्ग के बिना यात्रा कर रहे थे और दिशा बदलने की मांगों को अनदेखा किया और उन पर चेतावनी स्वरूप गोली चलाई गई। वही चेतावनी स्वरूप गोली जिसने इंजन रूम को तहस नहस कर दिया और एक व्यक्ति की जान ले ली। और फिर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मुख्य बयान आया, इस घटना के बाद हार्मुज जलडमरू मध्य अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है और जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र में हस्तक्षेप बंद नहीं करता, किसी भी जहाज को पारगमन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। अमेरिका को अपना वादा निभाना होगा या इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के लिए इस अपमान की गंभीरता को समझने के लिए एक बात है जिसे कई लोगों ने नजरअंदाज किया। ईरान की ओर से जहाज पर हमला उस समय हुआ जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास रक्ची ने ओमान में ओमानी और कतर के अपने समकक्षों के साथ सीधे वार्ता पूरी की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन वार्ताओं में ओमान ने हार्मुज जलडमरू मध्य में दोनों नौवहन गलियारों को पूरी तरह खोलने का प्रस्ताव दिया। ओमानी जल क्षेत्र से होकर जाने वाला दक्षिणी मार्ग बिना किसी पूर्व अनुमति के पूरी तरह खुला होता। коридора в Ормузском проливе. ओमानी जल क्षेत्र से होकर जाने वाला जलमार्ग पूरी तरह बिना किसी पूर्व सहमति के खुला होता। फिर सैन्य नियमों की बात होती है। वे कहते हैं ईरान भी ऐसा करे, हम मिलकर जलडमरू मध्य की सुरक्षा करेंगे, सब सुचारू रहे, अमेरिकी बस हट जाएं। यानी मध्यस्थों ने मेज पर असल में तैयार समाधान रख दिया। ईरान ने उसी जहाज पर मिसाइल से हमला किया जो ओमान के क्षेत्रीय जल होते हुए दक्षिणी मार्ग से जा रहा था। यह वॉशिंगटन और मध्यस्थों के मुंह पर जानबूझकर मारा गया तमाचा है, जैसे कह रहे हूं कि तुम्हारे प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं, सब कुछ हमारे मुताबिक होगा। यही वो हुआ जिससे व्हाइट हाउस की और बेइज्जती हुई। अब रविवार दोपहर हो चुकी है, डेडलाइन कब की खत्म हो गई, लेकिन ट्रंप ने इस घटना पर अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने कहा था
ईरान को ऐसी बमबारी करेंगे जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी। उनका अल्टीमेटम ठुकराए जाने पर वे चुप हैं। लेकिन अमेरिकी सेना चुप नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना में यह ध्यान रखना जरूरी है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर अमेरिका की ओर से कार्रवाई हो रही है जो अहम है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने एक हफ्ते में तीसरी बार ईरान पर हमला करने की घोषणा की, जिसमें 140 सैन्य ठिकाने तबाह किए गए। ये रॉकेट और ड्रोन सिस्टम, गोला बारूद के भंडार, संचार केंद्र और तटीय रडार हैं। बंदर अब्बास, सिरेक, चेभारे, केशम द्वीप, बुशैर प्रांत और असालुये में धमाके हुए। अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड की टिप्पणी पेश होगी। ईरान को पिछली वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद मेमोरेंडम का पालन करने का एक और मौका दिया गया था और वो फिर से असफल रहा। सैन्य अधिकारी ने जोर देकर कहा कि हमले सर्वोच्च कमांडर के निर्देश पर किए जा रहे हैं, यानी खुद डोनाल्ड ट्रंप के। वहीं पेंटागन के प्रमुख पीट हेग्सेट ने अपने अंदाज में कहा, उदाहरण, ईरान ने गलत चुनाव किया, अब वो हमलों की कीमत चुका रहा है। अब जो आगे हुआ वही सबसे महत्वपूर्ण है। ईरान नहीं डरा। तेहरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइलें दागी। सैन्य अधिकारियों ने बताया, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो फारस की खाड़ी के देशों में हैं। यानी चक्र फिर से हमारे यहां पूरा हो गया। याद है, हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। चक्र अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फारस की खाड़ी के देशों में चलता है, यानी चक्र फिर से हमारे यहां पूरा हो गया। याद है, हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। चक्र इस तरह चलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से अल्टीमेटम आता है, फिर हम उसी चक्र में लौटते हैं। ईरान इसे नजरअंदाज करता है, फिर अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं और उसके बाद निर्देश आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, फिर हम उसी चक्र में लौटते हैं। ईरान इसे सब नजरअंदाज करता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के हमले होते हैं, फिर ईरान के हमले होते हैं, जिसके बाद फिर से अमेरिका की तरफ से अल्टीमेटम आता है और इसी तरह जैसा बताया गया ये चक्र चलता रहता है। ये तनाव बढ़ने का एक क्लासिक दुष्चक्र है जिससे निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखता। यही बात है, ईरानियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कंटेनर जहाज के लिए कोई भी जवाबी कार्रवाई उनके कड़े जवाब का सामना करेगी, और यही स्थिति की खतरनाक बात है। इस गतिरोध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ईरानियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कंटेनर जहाज के लिए कोई भी जवाबी कार्रवाई उनके कड़े जवाब का सामना करेगी। मध्य पूर्व क्षेत्र में दुश्मनों के नए ठिकाने निश्चित रूप से निशाना बनाए जाएंगे। और आखिरकार, जैसा कि हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, तनाव बढ़ने का यह दुष्चक्र बार बार उसी चक्र में घूमता रहता है। और यह सब एक नई जंग के दौर जैसा लगता है, लेकिन यहीं पर असली समस्या है और इसी वजह से ट्रंप भी चुप हैं। ट्रंप के अल्टीमेटम के साथ तुरंत वो जबरदस्त हमला क्यों नहीं हुआ जिसका उन्होंने वादा किया था? हाँ, अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने जवाब दिया, लेकिन वो कोई करारा जवाब नहीं था, हमेशा की तरह ही था। वे लगातार रडारों पर, तटीय क्षेत्र पर, कुछ सैन्य ठिकानों पर और इसी तरह के अन्य स्थानों पर हमला करते रहते हैं। ये अब काफी बार दोहराया जा चुका है, लेकिन कोई सुपर जबरदस्त हमला नहीं हुआ। और इसका जवाब कि ट्रंप चुप क्यों है और जबरदस्त हमला क्यों नहीं हुआ, वो रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के ताजा विश्लेषण में है। अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण पैमाने पर सैन्य कार्रवाई अप्रैल में आधिकारिक रूप से रुक गई थी। पेंटागन उस समय तक कम से कम अपने आधे CA-80 इंटरसेप्टर, लगभग आधे पैट्रियट इंटरसेप्टर और करीब 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें खर्च कर चुका था। लगता था युद्ध का ये विराम अमेरिका को भंडार फिर से भरने का मौका देगा, लेकिन मौजूदा आपूर्ति शेड्यूल के अनुसार पेंटागन को हर महीने लगभग 15 नई टॉमहॉक और 20 नई पेट्रियट मिसाइलें मिलती हैं। अब ध्यान दीजिए, 2026 में CA-80 इंटरसेप्टर की आपूर्ति बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है। इसी कारण सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का मानना है कि भंडार को युद्ध से पहले के स्तर तक बहाल करने में 3 साल या ज्यादा लग सकते हैं। और आप इस गणित पर ध्यान दीजिए, ऑपरेशन के पहले 16 दिनों में अमेरिकी बलों ने 402 पेट्रियट मिसाइलें दागी। 402। मौजूदा 20 मिसाइलें हर महीने बनने पर सिर्फ इस एक बार दागी गई मिसाइलों की भरपाई में 2 साल से ज्यादा समय लगेगा। उन्हीं पहले 16 दिनों में टॉमहॉक मिसाइलों की बात करें तो कुल 535 दागी गई थीं। रिटायर्ड मरीन कर्नल और इस सेंटर के विश्लेषक मार्क केंसियन ने अमेरिका के लिए खतरे को सीधा बताया है। आगे उनकी टिप्पणी है, अगर युद्ध पिछले 5 महीनों की ही रफ्तार से चलता रहा तो इससे भंडार इतने कम हो जाएंगे कि एक नया और भी बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, लेकिन अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। यही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए असली फंदा। हर मिसाइल जो ईरान पर दागी जाती है वो वही मिसाइल है जो नहीं बचेगी अगर चीन ताइवान पर हमला करता है। और इसी को केंसियन पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बढ़ी हुई असुरक्षा का दौर कहते हैं।
पेंटागन सार्वजनिक रूप से पूरा आत्मविश्वास दिखाता है। आज प्रेस सचिव शॉन बार्नेल ने बयान दिया, अमेरिकी सशस्त्र बल दुनिया के सबसे शक्तिशाली हैं और राष्ट्रपति द्वारा चुने गए समय स्थान पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि शॉन बार्नेल का यह बयान शब्द दर शब्द बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसी शॉन बार्नेल ने अप्रैल में भी दिया था। जब उन्होंने युद्ध में विराम लिया था तब भी उन्होंने शब्द दर शब्द यही बात कही थी। वो कहते हैं जरूरत पड़ी तो हमला करेंगे, हमारे पास सब कुछ है, हम सबसे ताकतवर हैं। यहां तर्क की बजाय सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा है। ट्रंप प्रशासन समस्या का हल प्रशासनिक तरीके से कर रहा है। जून में उन्होंने रक्षा उत्पादन कानून लागू किया ताकि नौकरशाही अड़चनें दूर हों और मिसाइलों का उत्पादन तेज हो सके। लेकिन उत्पादन क्षमता बढ़ाने में समय लगता है, जो ट्रंप के पास नहीं है। जाल का दूसरा हिस्सा है अर्थव्यवस्था, और यहीं पर ईरान ट्रंप पर सबसे कमजोर जगह पर वार करता है। युद्ध से पहले हर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया की तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्ति का 5वां हिस्सा भेजा जाता था। इसकी नाकाबंदी ने पहले ही ऊर्जा बाजारों को हिला दिया है। वास्तविक ईरानी नाकाबंदी ने ऊर्जा की कीमतों में उछाल ला दिया और वैश्विक महंगाई को बढ़ावा दिया। और यहीं पर एक राजनीतिक, चलिए इसे राजनीतिक गणित कह लेते हैं, सामने आती है जिससे ट्रंप बच नहीं सकते। वो इससे बस बच नहीं सकते, और आप जानते हैं ऐसा दिखावा नहीं कर सकते कि ये है ही नहीं। पेट्रोल सहित कीमतों में बढ़ोतरी नवंबर में होने वाले कांग्रेस चुनावों से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा है। जैसा कि आप जानते हैं, वे अलग नेटवर्क शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति पेट्रोल पंप, जहां पेट्रोल बाकी जगहों से सस्ता मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो वे कुछ राजनीतिक योजनाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अमेरिकियों को दिखाया जाए कि पेट्रोल की कीमतों की समस्या इतनी गंभीर समस्या नहीं है। सभी अमेरिकी मानते हैं कि यह गंभीर और जटिल समस्या है, और ईरानी भी वैसे ये समझते हैं। ईरानी भी इसे अच्छी तरह समझते हैं। उनकी गणना सरल है, जितनी देर हार्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा उतना महंगा पेट्रोल अमेरिकी पेट्रोल पंपों पर होगा, और उतना ही बुरा असर नवंबर के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के नतीजों पर पड़ेगा। यानी तेहरान सिर्फ मिसाइलों से नहीं, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया आदि के पेट्रोल पंपों पर दाम के जरिए भी लड़ रहा है। वहां भी उसकी लड़ाई जारी है। और एक बात है जो सब कुछ बदल सकती है। शनिवार को पहली बार लंबे समय बाद, चलिए इसे यूं कहें, ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाम अशदबा एमेनाई ने अपनी बात रखी। यही वही हैं जिन्हें फरवरी से किसी ने नहीं देखा और जो पिता के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आए। मैं जोर देता हूं, ईरानी मीडिया उनके नाम से एक लिखित बयान जोड़ा जाता है जिसमें अपने पूर्ववर्ती यानी अपने पिता की मौत का बदला लेने की धमकी है, जिन्हें युद्ध के शुरू में मारा गया था। यह पूरी स्थिति बदल देता है, क्योंकि जब तक एमएनआई का नेता भले ही सिर्फ लिखित रूप में सामने है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने लिखा या नहीं, लेकिन फिर भी जब यह नाम मात्र का नेता भी चुप था, तब हमलों को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कट्टरपंथियों की अपनी पहल मानकर टाल सकते थे। ये कह सकते थे कि कोई फूट है कि देखिए ये कट्टरपंथी है, ये उन्हीं का काम है और हम तो बातचीत करना चाहते हैं। कल ही ईरानियों ने, राजनीतिक चरमपंथियों ने गोलमोल तरीके से कहा कि सुनिए, ये तो सिस्टम में गड़बड़ी थी, हमने गलती से हार्मुज जलडमरू मध्य पर हमला कर दिया, और वो भी हमने नहीं बल्कि सेना ने किया, उनकी अपनी सोच है। पहले सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाती थी, लेकिन अब सर्वोच्च नेता खुद सामने आकर सार्वजनिक रूप से बदला लेने की मुद्रा में आ गए हैं। इसका मतलब तेहरान के वार्ताकारों के पास अब विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके मुख्य नेता ने कहा है हम बदला लेंगे। जैसा कि कहा जाता है, ईरानी और दुनिया भर के धर्मनिष्ठ जल्द ही अली हमानी की हत्या का बदला लेंगे। यहां सवाल उठता है, डोनाल्ड ट्रंप अब इस स्थिति में आगे क्या करेंगे? मुझे लगता है कि यहां 3 संभावित विकल्प है। पहला विकल्प है बड़ा हमला, वही जिसकी ट्रंप ने धमकी दी थी। लेकिन समस्या क्या है? CAAD का आधा नहीं है, पेट्रियट का आधा नहीं है, और टॉमहॉक लगातार कम होते जा रहे हैं। इन्हें पूरा करने में कम से कम 3 साल लगेंगे। ईरान पर हर हमला चीन के खिलाफ स्थिति कमजोर करता है, यह ट्रंप को युद्ध से पहले सेना ने बताया था। मैं याद दिला दूं कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और अन्य लोगों ने चेतावनी दी थी कि लंबा अभियान भंडार पर बहुत बुरा असर डालेगा, खासकर वे भंडार जो यूक्रेन और इजराइल को चाहिए। दूसरा विकल्प है आत्मसमर्पण, लेकिन एक चालाक सौदे के रूप में।
यानी ओमान योजना को स्वीकार करना, असल में ईरान की पारगमन शर्तें मान लेना। कहना यह है कि ये योजना ईरान नहीं ओमान ने बनाई है, जिसमें शुल्क लिया जाएगा, लेकिन उसे रास्ता शुल्क नहीं बल्कि जलडमरू मध्य की सेवा व सुरक्षा शुल्क कहा जाएगा और इसे स्वैच्छिक बताया जाएगा। मतलब कोई किसी को मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम भुगतान नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। Политически राजनीतिक रूप से यह आत्मघाती है। हाँ, यह मानना होगा कि सारे अल्टीमेटम सिर्फ ब्लफ थे। आर्थिक रूप से चुनाव से पहले तेल की कीमतें कम करने का यही एकमात्र तेज तरीका है। ट्रंप की खासियत यही है कि वो इसमें सफल हो जाते हैं। मतलब आप याद कीजिए, जब 17 जून को उन्होंने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे तो उन्होंने कहा, सुनिए, आप क्या चाहते हैं कि हम उनसे आगे भी लड़ते रहें? अगर हम लड़ते रहेंगे तो तेल की कीमतें बहुत बढ़ेंगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हॉर्मूज जलडमरू मध्य बंद हुआ तो यहां पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा। हाँ, हमने गलती की, थोड़ा गलत अंदाजा लगाया। अब आप और क्या चाहते हैं? जब उनसे पूछा जाता है कि आपने मिसाइल भंडार खत्म करने का वादा किया था, ट्रंप कहते हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? क्या सऊदी अरब के पास मिसाइलें हों और ईरान के पास नहीं? क्या आप यही चाहते थे? ऐसा नहीं हो सकता। और विडंबना यह है कि उसके वोटर कहते हैं, हाँ, यह तर्कसंगत है, सब ठीक है। ट्रंप ने बस 2 दिन पहले, सोचिए, सिर्फ 2 दिन पहले ट्रंप ने यह बयान दिया कि ईरान असल में अब परमाणु हथियारों से मुक्त हो चुका है। वो कहते हैं, हमने तो संवर्धित यूरेनियम को खत्म कर दिया, परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा भी अब हल हो चुका है। उनके मतदाता कहते हैं, हाँ, सही है। मैं याद दिला दूं, उसे 1 साल पहले खत्म कर दिया गया था। तो युद्ध का वो चरण क्यों था? तीसरा और सबसे संभावित परिदृश्य है कि मौजूदा हालात वैसे ही बने रहें। दर्जनों ठिकानों पर हमले, पीट, हेक्सेट और ट्रंप की सख्त बयानबाजी, ओमान, कतर और पाकिस्तान में समानांतर बातचीत और यह उम्मीद कि तेहरान के कट्टरपंथी, जैसा कि कहते हैं, सबसे पहले थक जाएंगे। यही सब तो अभी हो रहा है। हमले कई बार किए जाते हैं बीच बीच में रोककर, ताकि हथियार जाया ना हो और कूटनीति का रास्ता खुला रहे। तो चलिए नतीजा निकालते हैं। ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया, ईरान ने उसे खुलेआम नजरअंदाज किया, नागरिक जहाज पर मिसाइल से हमला किया और अमेरिकी दखल खत्म होने तक हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। अमेरिका ने जवाब में ईरान के 140 ठिकानों पर हमला किया, फिर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। हमेशा की तरह घटनाएं एक ही पैटर्न पर चल रही हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बड़े बड़े बयानों के पीछे एक असहज सच्चाई छुपी है। अमेरिका पहले ही लगभग खाली हो चुके शस्त्रागार के साथ लड़ रहा है और ईरान भी टूट चुका है और उसके भंडार भी खत्म होने के कगार पर हैं। इसीलिए ट्रंप का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। ट्रंप ने मन नहीं बदला, बल्कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जैसी धमकियों के पीछे वो गोदाम है जो भरने से तेजी से खाली हो रहा है। ईरान ने यह जल्दी समझ लिया, इसलिए वो जहाजों पर हमला करता है और हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद घोषित करता है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका पहले की तरह ही जवाब देगा। इस कहानी में यूक्रेन के लिए सबसे चिंताजनक बात इसका सीधा संबंध है। जैसा कि जेलेंस्की ने कहा, मध्य पूर्व में हर छोड़ा गया पेट्रियट वही है जो कीव को नहीं मिलेगा, और इसका मतलब है कि वो यूक्रेन को रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से नहीं बचा पाएगा। अफसोस की बात है कि हार्मुज जलडमरू मध्य में चल रही जंग की कीमत यूक्रेन की सुरक्षा से भी चुकाई जा रही है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।